पिछले क्लास में हमने होमवर्क सेट किया था टाइम एंड टेंस चैप्टर से, उस होमवर्क को चेक करेंगे और आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को इस चैप्टर से गुजरना पड़ता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि किस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, तो चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि इस चैप्टर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आप इसको सिंटैक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ये बड़ा इजी चैप्टर है लेकिन समझने वाली बात है, इस चैप्टर को समझने की जरूरत है। चलिए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही चैप्टर के नाम की बात आप कीजिएगा तो इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। एक बात तो तय है कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा इच्छा करे वैसा सब्जेक्ट और जैसा इच्छा करे वैसा वर्ब आप डाल दीजिए। उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है, जिसके एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए ही आप किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए, जब भी किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा तो एक सब्जेक्ट होगा। एक सवाल आपके मन में आता होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो द डूअर ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो डूअर होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक सवाल उठता है कि वर्ब, तो आप बचपन से जानते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि एवरी एक्शन, जितना भी एक्शन होता है, इज कॉल्ड अ वर्ब। जितना भी एक्शन होता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए कम से कम ये दो चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस का डूअर सब्जेक्ट होगा और सेंटेंस का एक्शन जो होता है वो सेंटेंस का वर्ब होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, राम टीचेज मोहन। आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि टीचेज वर्ब है, ये एक्शन है यहाँ पर, और इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, इसका डूअर कौन है, तो ये राम है। यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस का एक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वर्ब होता है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को पढ़ना है कि किस रूल को फॉलो करने के बाद हम किसी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इतना आप जान लीजिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन तत्काल सबसे पहले मैं दो एग्रीमेंट की चर्चा करूंगा जो बड़े ही कॉमन है, सबको पता होता है और फंडामेंटल एग्रीमेंट के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश की जब बात होगी, जब इंग्लिश भाषा की बात होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी, जब भी सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात होगी, तो इन दोनों रूल से हमें गुजरना पड़ता है। तत्काल जानिए, हम हीडिंग देते हैं द फंडामेंटल एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। आप इतना जानिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कई एग्रीमेंट्स हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। हम सब्जेक्ट्स और वर्ब के बीच के फंडामेंटल एग्रीमेंट को देखने जा रहे हैं। चलिए, ये दो एग्रीमेंट है जिसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के फंडामेंटल एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। एक होता है एसएस और दूसरा होता है पीपी। एक सवाल मन में आ सकता है कि एसएस के पी क्या होता है। सबसे पहले जानिए, एसएस का मतलब होता है सिंगुलर। फिर एक सवाल उठता है पीपी का मतलब क्या होता है, तो पीपी का मतलब होता है प्लूरल। अब सवाल उठेगा कि एसएस और पीपी का मतलब क्या होता है, तो एसएस बतलाता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को लिख देते हैं, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर means the verb of the sentence is also singular। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसका वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। और पीपी बतलाता है कि अगर किसी सेंटेंस का इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस
इज प्लूरल मीन्स द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज ऑल्सो प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, और किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। दो रूल है, दो वर्ड्स हैं जो फंडामेंटली इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दो शब्द हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। हमें उन दोनों शब्द के लिए अलग से रूल्स को याद रखने पड़ते हैं। बाकी जितने भी सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे हम उनको एसएसपीपी के तहत ही यूज करेंगे। एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन टू दिस रूल्स, मतलब हम एसएसपीपी नियम की बात कर रहे हैं और इसके अपवाद की बात करें। दो शब्द यू एंड आई आर द सब्जेक्ट्स which don't follow the rules of SS and PP। यू और आई दो शब्द हैं जो एसएसपीपी के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब यू और आई के लिए हमें स्पेशल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बाकी जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, जो भी सेंटेंसेस हमारे सामने से गुजरेंगे, हम सबसे पहले उसको एसएसपीपी के रूल के आधार पर ही सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। तत्काल इतना ही जानिए कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट है, यानी कि हमको इस चैप्टर में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को पढ़ना है। इस चैप्टर को सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही जानिए, जब भी किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा तो कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा मन करे वैसा सब्जेक्ट और जैसा मन करे वैसा वर्ब आप डाल दीजिए, आपको एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ता है। तो हम एग्रीमेंट देखेंगे। तत्काल आप इतना ही जानिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कई एग्रीमेंट्स हैं जो हम इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन दो ऐसे एग्रीमेंट्स है जिसको फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के रूप में जाना जाता है, जिसे हम एसएस और पीपी के नाम से जानते हैं। एक सवाल उठता है एसएस क्या होता है, तो एसएस का मतलब सिंगुलर सिंगुलर और पीपी का मतलब प्लूरल प्लूरल। एसएस इस बात को इंगित करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और पीपी हमें बतलाता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि दो शब्द यू और आई इन रूल्स के एक्सेप्शन है, यानी हम यू और आई के साथ एसएस और पीपी के रूल को मॉडिफाई नहीं कराएंगे। बाकी हर जगह पर हम एसएस पीपी के रूल को लेकर के चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैं होमवर्क भी सेट करने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे अंग्रेजी आपको लिखना पड़े, अंग्रेजी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बिना सिंटेक्स यानी बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर के आप अंग्रेजी के दिशा में दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो इतना तो तय हो गया कि एसएसपीपी का मतलब होता है सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। दो शब्द हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, यू और आई, जिसके लिए हम स्पेशल रूल देखेंगे। तत्काल देखिए, एक सेंटेंस है, ही डैश माई फ्रेंड। अच्छा, ऑप्शन में आपके सामने इज और आर है, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी वर्ब हमको डालना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट पे आ जाए तो ही एक सब्जेक्ट है, ही का मतलब होता है वह। आप अच्छे से जानते हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि इज का यूज हम करेंगे। कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, दे डैश माई फ्रेंड्स। अब इसमें हमको इज या आर ऑप्शन है, वर्ब है। अब इज यूज करें कि आर यूज करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात की सेंटेंस के सब्जेक्ट पे आ जाइए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दे। अब मुझे बताइए दे कैसा सब्जेक्ट है, तो इट्स प्लूरल सब्जेक्ट। तो दे जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल वर्ब की बात करेंगे तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एसएसपीपी के रूल को हम लोग फॉलो कराते हैं जब भी हमें सिंटेक्स चैप्टर की बात करनी होती है। एक महत्वपूर्ण बात, हमने बोला कि यू और आई इस रूल के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस है, जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो यू और आई के लिए क्या रूल आते हैं, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल रूल्स फॉर यू एंड आई। तत्काल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यू और आई के लिए क्या क्या स्पेशल रूल आते हैं। यू ले लीजिए यहाँ पर आई ले लेते हैं। V1, दोनों में V1 और V5 की बात आएगी। V5 की जब बात आएगी यू और आई के साथ, तो हमें हमेशा V1 के साथ जाना पड़ता है। यू हो या आई हो, कभी भी V5 का यूज नहीं लेता, हमेशा V1 का यूज लेगा, यू भी और आई भी। फिर वहां पर ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। ईजेएमआर में से ये आर को मॉडिफाई करता है, ये एम को मॉडिफाई करता है। वाजिबर में से इसके साथ वेयर आता है, इसके साथ वाज यूज करते हैं। हैवेज में से दोनों हैव को मॉडिफाई करता है। डू डज में से दोनों डू को मॉडिफाई करता है, डज नहीं यूज कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने यू के साथ V1 या V5 में से जब भी
चुनना पड़े तो आप V1 के साथ जाइए। फिर I के साथ भी सेम कंडीशन होता है, V1 या V5 में से आप V1 के साथ जाइए। वहां पर ये देखने की जरूरत नहीं है कि I सिंगुलर है कि प्लूरल है, U सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात से U और I को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि SSPP के एक्सेप्शंस होते हैं। ईजेमार में से यू के साथ आर आता है, वाजवेयर में से वेयर आता है, हैजब में से हैव और डू डच में से डू का यूज लेता है। ईजेमार में से आई के साथ एम आता है, वाजवेयर में से वाज लेता है, हैवेज में से हैव लेता है, डू डच में से डू का यूज लेता है। ये यू और आई के साथ कंडीशंस हैं। एसएसपीपी के रूल से ये बाहर होते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं दिखाता हूँ। एक सेंटेंस राम डैश ए डॉक्टर, इट्स ओके। अब ऑप्शन में आपके सामने ईज और आर है, तो सबसे पहले जब भी आपको वर्ब यूज करना हो तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किए तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो बोलिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए इज लिखेंगे। एक सेंटेंस आ गया राम एंड मोहन डैश डॉक्टर्स, फिर हमारे सामने ऑप्शन में इज और आर है। अब सवाल उठता है कि इज का यूज करें कि आर का यूज करें। तो देखिए इतना तो आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब का यूज करना होता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। तो चलिए सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो राम एंड मोहन, राम एंड मोहन कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है सो क्या है, प्लूरल है। तो स्वाभाविक है कि वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। आई डैश ए डॉक्टर, ऑप्शन में यहां पर आ गया इज एम और आर। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि आई का मतलब मैं, आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू पुट हियर सिंगुलर वर्ब। आपको सिंगुलर वर्ब डालने की जरूरत है, यानी आप सोच सकते हैं कि इज के साथ जाएं, लेकिन पहले ही मैंने बताया कि यू और आई के साथ हमें एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करना है, हमें आई के साथ ईजेमार में से एम के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। हम इज के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करना है। बस यू और आई के केस में आपको सावधानी बरतनी है। बाकी जगहों पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस का वर्ब भी सिंगुलर होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इन बातों को हमें साफ ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखिए, कुछ मैं क्वेश्चंस बना करके दिखाता हूं। एक सेंटेंस है यू डैश अ गुड बॉय, ऑप्शन में इज एम आर है, ऑप्शन में क्या है, इज एम और आर। अब बताइए क्या होगा, तो यू के साथ आर है, आर का यूज करते हैं। आई डैश अ गुड बॉय, यहां पर ऑप्शन में है इज एम और आर। वर्ब लगाने की बात आएगी तो किस वर्ब का यूज करेंगे, यहां पर एम का यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं इज एम आर की जब बात आती है। यू एंड आई डैश गुड बॉयज, फिर आपके पास ऑप्शन में आता है इज एम और आर। तो बताइए किसका यूज करेंगे, तो यहां पर आर के साथ जाना पड़ेगा। एक सवाल उठेगा कि आर के साथ क्यों जाना पड़ेगा, तो आर के साथ इसलिए जाना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट है यू एंड आई। यू कम से कम एक व्यक्ति और आई एक व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति, तो क्या होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है, इसलिए आर के साथ हम जाते हैं। ही डैश मी, ऑप्शन में है हेल्प और हेल्प्स। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको वर्ब यूज करना है, हेल्प यूज करें कि हेल्प्स यूज करें। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो व्हेन यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यू कैन से दैट ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब टेल मी ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब वर्ब हमारे पास यहाँ पर हेल्प भी है और हेल्प्स भी है। ये V1 है और ये V5 है। ये V1 जो होता है प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए आपको यहाँ पर हेल्प्स के साथ जाना पड़ेगा। ही हेल्प्स मी, ये सेंटेंस एसएस के रूल को फॉलो करता है। ठीक उसी प्रकार एक सेंटेंस हो गया आई डैश हिम और ऑप्शन में हेल्प और हेल्प्स। ओके, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई है, हमारे पास वर्ब 2 है, हेल्प और हेल्प्स हैं। सवाल उठेगा कि यहाँ पर हेल्प का यूज किया जाए या फिर हेल्प्स का यूज किया जाए। तो आप देखेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट को, जो कि आई है, तो आपको लगेगा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जब सिंगुलर वर्ब की बात आती है तो आपको बचपन से पता है कि वर्ब का 5th फॉर्म जो होता है जो सिंगुलर होता है, यानी आप हेल्प्स के साथ जाने की कोशिश करेंगे, बट इट्स रॉन्ग, लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आई और यू एसएसपीपी के रूल से बाहर है, ये एक्सेप्शन के रूप में यूज होता है। तो आई के साथ मैंने बताया V1 का यूज करने का, इसलिए V1 के साथ जाइए, यहाँ पर V1 का यूज करेंगे। सेम कंडीशन यू के साथ भी होता है। एक सेंटेंस है सी डैश इंग्लिश, ऑप्शन में 2 शब्द है टीच और टीचेस, ये दोनों वर्ब हैं और यहाँ पर हमको वर्ब की जरूरत है।
तो जब भी हम बात सिंटैक्स की करते हैं, जब भी बात हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करते हैं, तो वर्ब को जब भी हमको वर्ब लगाना पड़ता है स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट सी है। सी का मतलब होता है वह एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म सिंगुलर होता है? फिफ्थ, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टीचेज और हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी टीचेज इंग्लिश। यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख करके सेंटेंस का वर्ब यूज करना होता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। दो जगहों पर इस रूल को फॉलो नहीं कराते हैं, वो है यू और आई। तो आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी को आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले एक चीज जानिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा, नाउन। फिर ये देखिए मैंने क्या लिखा, प्रीपोजिशन। और फिर ये देखिए मैंने क्या लिखा, नाउन। और फिर ये बारी आ गई वर्ब की। चलिए जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ही समझिए कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन आ जाए, नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन आ जाए, और बात सेंटेंस की वर्ब की आएगी, तो इतना ही जान लीजिए कि सेंटेंस का वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपके पास कितने नाउन है? तो एक प्रीपोजिशन के पहले नाउन है, दूसरा प्रीपोजिशन के बाद नाउन है। यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के केस में सेंटेंस का वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। चलिए इस बात को पहले लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन द केस ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट नाउन। कहने का मतलब हो गया कि अगर पहला नाउन सिंगुलर है, फर्स्ट नाउन सिंगुलर है, इफ द फर्स्ट noun is singular means the verb will be singular. If the first noun is plural means the verb will be plural. आपको क्या ध्यान में रखना है सो समझिए। जब भी किसी सेंटेंस में नाउन आ जाए, नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। यानी अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। सेकेंड नाउन से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से आप समझिएगा। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, द सन ऑफ मोहन डैश इंटेलिजेंट। इट्स ओके। ऑप्शन में यहां पर इज और आर है। अब यहां पर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ये सन क्या है? तो नाउन है। ऑफ क्या है? तो प्रीपोजिशन है। और मोहन क्या है? तो नाउन है। यानी ये स्टेटमेंट जो है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। अब बारी है वर्ब की, कि वर्ब किसके आधार पर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस में नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट नाउन यहाँ पर नाउन सन है जो कि सिंगुलर है, अतः हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, यानी कि इज। आप सेंटेंस के मीनिंग को भी देख सकते हैं। द सन ऑफ मोहन इज इंटेलिजेंट, यानी मोहन का बेटा तेज है। एक्चुअली यहाँ पर तेज किसको कहा जा रहा है? तो बेटा को कहा जा रहा है। किसके बेटा को? मोहन के बेटा को तेज कहा जा रहा है। यहाँ पर बेटा कितना? एक है। तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो स्वाभाविक है कि वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही सेंटेंस में देखिए कि नाउन आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए और नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करेगा। चलिए इसी से मिलता जुलता कोई दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं। द सन्स ऑफ मोहन डैश इंटेलिजेंट, और ऑप्शन में आपके पास इज और आर है। आप देखिए यहां पर क्या होगा। तो सेंटेंस में नाउन आया, फिर प्रीपोजिशन आया, फिर क्या आ गया? नाउन आ गया। तो जब भी कोई सेंटेंस एनपीएन के रूल को फॉलो करता है, यानी कि सेंटेंस का वर्ब पहले नाउन पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट नाउन क्या है यहाँ पर? सन्स। सन्स कैसा सब्जेक्ट होता है? तो प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली वर्ब क्या होना चाहिए? तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल हियर, इसलिए हम प्लूरल वर्ब के साथ जाएंगे। जैसे कोई और सेंटेंस देखिए, द कलर ऑफ दिस फ्लावर डैश ब्यूटीफुल। ऑप्शन में इज और आर है। तो देखिए यहां पर ये नाउन है,
ये प्रीपोजिशन और ये नाउन है, तो सेंटेंस का वर्ब तो फर्स्ट नाउन पे डिपेंड करेगा जो कि कलर है, तो कलर सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर नाउन, इसलिए वर्ब इसके साथ सिंगुलर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल, और ऑप्शन में आपके सामने इज और आर है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसके आधार पर होगा, तो कलर्स के आधार पर होगा, सॉरी कलर के आधार पर होगा। फिर क्योंकि नाउन है, प्रीपोजिशन है और नाउन है, तो सेंटेंस का वर्ब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के केस में सेंटेंस का वर्ब किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट नाउन पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट नाउन अभी भी कलर है, तो यहाँ पर इज लिखेंगे। एक सवाल आपके मन में आ सकता है, द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल और द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, आपको लगेगा यहाँ पर फ्लावर है तो भी इज, यहाँ पर फ्लावर्स है तो भी इज। एक्चुअली ये जो इज वर्ब है वो फ्लावर और फ्लावर्स के आधार पे नहीं आ रहा है, ये वर्ब जो है कलर के आधार पे आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कलर को कंसिडर किया गया है। हाँ, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को आप देख सकते हैं। द कलर ऑफ दिस फ्लावर मतलब इस फूल का रंग सुंदर है, सुंदर किसको कहा जा रहा है, फूल को सुंदर कहा जा रहा है कि फूल के रंग को, तो रंग को कहा जा रहा है, तो रंग तो सिंगुलर है, कलर तो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स मतलब इन फूलों का रंग सुंदर है, सुंदर यहां भी किसको कहा जा रहा है, रंग को, कलर को सुंदर कहा जा रहा है, तो वर्ब तो किसके आधार पर होगा, कलर के आधार पर होगा, तो कलर के आधार पर होगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आ जाए, नाउन के बाद क्या आ जाए, प्रीपोजिशन, और फिर उसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन पे डिपेंड करता है, यानी फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं, इस थ्योरी पर आधारित भी है और अलग थ्योरीज पे आधारित भी है, आगे थ्योरीज को बढ़ाएंगे और जाने से होमवर्क भी देंगे। तत्काल देखिए जरा, एक सेंटेंस है, यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपके पास यहां पर एम और आर है। अब सवाल उठता है कि आपको एम यहां पर यूज करना है कि आर यहां पर यूज करना है। सबसे पहले जब भी कहीं वर्ब का यूज करना होता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखिए, तो जब सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात आएगी तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू और आई। अच्छा मुझे बताइए, यू और आई तो दो शब्द हो गया, दो टर्म हो गया, दो व्यक्ति हो गया कम से कम, तो ये प्लूरल है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आपके मन में आई को देख करके एम का ख्याल आ रहा होगा तो गलत ख्याल है, गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आई अकेले एम का यूज लेता है, लेकिन यहाँ पर अकेले आई सब्जेक्ट नहीं है, यू एंड आई है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द नेचर ऑफ दीज बॉयज डैश गुड, और ऑप्शन में आपके पास है इज और आर, दो शब्द हैं। अब सवाल उठेगा कि इज का यूज करें कि आर का यूज करें। देखिए सिंपल है, सबसे पहले आप आ जाइए क्या है, नाउन है, फिर आ जाइए प्रीपोजिशन है, फिर क्या आ जाइए, नाउन है। तो सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ गया, तो जब भी कोई सेंटेंस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन की थ्योरी को फॉलो करता है तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट नाउन यहाँ पर क्या है, नेचर, तो नेचर तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, मतलब इन लड़कों का स्वभाव अच्छा है, इसका ये मीनिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए, द सन्स ऑफ लता डैश वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन में यहां पर ईज और आर है। अब सवाल उठेगा कि ईज और आर का यूज करें, तो देखते हैं, तो सन्स की बात करते हैं, तो सन्स क्या होता है, प्लूरल। चूंकि आप देखिए सेंटेंस में जरा ध्यान से देखिएगा, तो सन्स है, ये नाउन है जो कि प्लूरल है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ये भी नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के केस में सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट नाउन क्या है, सन्स, सन्स प्लूरल शब्द होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गोल्ड इन द बॉक्सेज डैश नॉट प्योर, ऑप्शन में इज और आर है। फिर सेम थ्योरी है, नाउन है, नाउन के बाद इन प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के केस में सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है, गोल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ये तो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ these mangoes dash not good,
ऑप्शन में आपके पास इज और आर है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिटी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फिर मैंगोज नाउन है, यानी सेंटेंस किस रूल को फॉलो कर रहा है? तो एनपीएन के रूल को। एनपीएन बोलने का मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी सेंटेंस का वर्ब किस पर डिपेंड करेगा? तो फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट नाउन क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी के आधार पर वर्ब लगाएंगे तो किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ दीज शर्ट्स डैश ब्लू। ऑप्शन में इज और आर है, थ्योरी सेम है, यानी यहां पर नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है, सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट नाउन कलर, कलर के आधार पर हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश वेरी डिसिप्लिन्ड। ऑप्शन में इज और आर है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नाउन आया, प्रीपोजिशन आया, नाउन आया। मतलब जितने भी क्वेश्चन सब बना रहे हैं उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन एनपीएन के रूल को फॉलो करता है। एनपीएन कहने का मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो नाउन है, नाउन जो कि प्लूरल है, यहाँ पर फर्स्ट नाउन की बात कर रहे हैं तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। तो हमने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है एग्रीमेंट जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इसके लिए दो फंडामेंटल एग्रीमेंट आते हैं, एक एसएस और दूसरा पीपी। एसएस का मतलब होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और पीपी का मतलब होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। दो शब्द हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, यू और आई, जिसके लिए हमने स्पेशल रूल्स को देखा। फिर हमने एक रूल देखा एनपीएन। एनपीएन का मतलब होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी अगर किसी सेंटेंस में नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए और सेंटेंस में वर्ब यूज करने की बात आए तो इतना ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट नाउन है उसके आधार पे वर्ब होता है। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि होमवर्क भी सेट करना है। एक शब्द होता है ए नंबर ऑफ। अच्छा, एक शब्द होता है द नंबर ऑफ। अच्छा, मैं बता दूं कि इस दोनों का मतलब होता है बहुत। मतलब ए नंबर ऑफ भी बहुत को रिप्रेजेंट करता है और द नंबर ऑफ भी बहुत को रिप्रेजेंट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है, ये जो ए नंबर ऑफ है अनसर्टेनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, और ये द नंबर ऑफ जो है सर्टेनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे पास दो शब्द हैं, एक नंबर ए नंबर ऑफ है और दूसरा द नंबर ऑफ है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ए नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत होता है और द नंबर ऑफ का भी मतलब बहुत होता है, लेकिन दोनों शब्दों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि ए नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है और द नंबर ऑफ सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब होना क्या है कि ए नंबर ऑफ के केस में सेंटेंस का वर्ब प्लूरल होता है। इन द केस ऑफ ए नंबर ऑफ we use plural verbs, or in the case of the number of we use singular verbs। बस अंतर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का होता है। एक निश्चितता का बोध कराता है और एक अनिश्चितता का बोध कराता है। एग्जाम्पल से समझिए, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग, और यहां पर ऑप्शन में आपके सामने दो शब्द हैं इज और आर। अब सवाल उठेगा कि इज का यूज करेंगे कि आर का यूज करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नंबर ऑफ बॉयज का मतलब होगा कि बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ आर वर्ब के साथ जाना पड़ता है। आर के साथ इसलिए जाना पड़ता है कि ये नंबर ऑफ जो है वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं लेकिन जो लड़कों की संख्या है वो अनसर्टेन है, मतलब उसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जब हमारा अनदर स्टेटमेंट आता है द नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग और ऑप्शन में इज और आर आता है, तो यहां पर हम इज के साथ जाते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ जो है हमेशा किस वर्ब का प्रयोग लेता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेता है। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब का यूज लेता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है। सवाल उठेगा दोनों में ये डिफरेंसेस क्यों है? तो डिफरेंसेस होने का वजह है कि ए नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है और द नंबर ऑफ सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, इसका मतलब बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कितने लड़के खेल रहे हैं ये अनसर्टेन है। द नंबर ऑफ बॉयज
इज प्लेइंग, इसका मतलब बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कितने लड़के खेल रहे हैं ये सर्टेन है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, ऑप्शन में हैज और हैव है। अब सवाल उठेगा कि हैज के साथ जाएं कि हैव के साथ जाएं, तो यहां पर हैव के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए नंबर ऑफ है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ए नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अनदर स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, ऑप्शन में एक बार फिर से हमारे सामने हैज और हैव आया। अब किसके साथ जाएंगे, तो हैव के साथ नहीं, हैज के साथ जाएंगे इस बार, क्योंकि यहां पर द नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वी हैव टू टर्म्स, a number of and the number of. For your kind information, I want to tell you that a number of is the representative of uncertainty. As far as the number of is concerned, it is the representative of certainty. So in the case of a number of, we have to go through plural verb, but as far as in the number of is concerned, we have to go through singular verb. तो इन थ्योरीज को याद रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर चल रहा है, जिसका दूसरा नाम सिंटेक्स है। थोड़ा सा मैंने इसका थ्योरी डील किया है और उस आधार पर मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। लेकिन अभी इस क्लास को एंड करने से पहले पिछली क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसको मैं चेक करूंगा। तो तत्काल आज का होमवर्क क्या है तो देख लीजिए। आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज नंबर 91 पे जाना है, उसमें मात्र क्वेश्चन नंबर 1 to 9, बस 1 से 9, ज्यादा नहीं, 1 to 9 क्वेश्चन आप बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आगे जो क्वेश्चन सब देंगे वो भी आसानी से बनेगा। बुक के बारे में आपको बता दूं एक बार फिर से, बुक आपके पास है, ये बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक्सरसाइज आपको 91 पे जाना है। जब एक्सरसाइज 91 पे जाएंगे तो उसमें अनेकों क्वेश्चंस है, लेकिन मात्र आप फर्स्ट डे में आपको इस चैप्टर से 1 to 9 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, यानी आप 1 से 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं अगले क्लास में जब आऊंगा तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थ्योरी को आगे प्रोसीड करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप अंग्रेजी बोलना लिखना जानना चाहते हैं अच्छे से तो इस चैप्टर से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन तत्काल मैंने पिछले लास्ट क्लास में होमवर्क सेट किया था और वो होमवर्क था टाइम एंड टेंस चैप्टर से। तो मैं चाहता हूं कि टाइम एंड टेंस चैप्टर के उस होमवर्क को पहले मैं चेक कर दूं, ताकि आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आंसर को आप मैच करा सकते हैं। आपने अगर बनाया है तो आंसर को चेक कर देते हैं। जो पिछला क्लास में मैंने होमवर्क सेट किया था उस एक्सरसाइज का नाम है, तो एक्सरसाइज नंबर 23 टाइम एंड टेंस चैप्टर का लास्ट था। तो चलिए 23 पर आता हूं, एक एक करके क्वेश्चन के आंसर को मैं डील करता हूं। एक्सरसाइज 23 क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर अराइव हियर नेक्स्ट वीक। ये क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि किसी बड़े वर्क का होना अगर पहले से डिसाइडेड रहता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, मीनिंग आगे की में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है अराइव, उसको आपको अराइव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अराइव्स में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो है मतलब आने वाले समय को, आने वाले टाइम को रिप्रेजेंट करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरह से यहाँ पर जा सकते हैं आप। या तो आप आई शैल गो लिखिए, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, या फिर एम गोइंग भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। दोनों में से किसी भी सेंटेंस के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल ही प्लेड आई, यहां पर आप वर्ग के साथ जाइए। व्हाइल के साथ एक रूल होता है कि नॉर्मली व्हाइल जब एक क्लाउज को जिस टेंस में लेता है, व्हाइल के साथ आने वाला दूसरा क्लाउज भी सेम टेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्रैकेट में बाई ए कार ए मंथ एगो। एगो सिंपल पास्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए यहां पर आपको बाउट के साथ जाना पड़ेगा। ब्रैकेट में जो वर्ब है उसी में आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज ठीक है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो हिम फॉर 10 years। फोर सिंस की बात आई तो या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, लेकिन यहां पर हमको परफेक्ट में ही जाना पड़ेगा। हम यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नो एक ऐसा वर्ब होता है जो कंटिन्यूअस टेंस को कंटिन्यू नहीं करता है, कंटिन्यूअस टेंस को मॉडिफाई नहीं करता है। इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज बॉर्न। वाज बॉर्न लिखना पड़ेगा, बी है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो बी है तो बी के लिए तो आप इजेम और वाजबर के साथ जा सकते हैं, लेकिन जन्म लेने की बात हो रही है, ये घटना बीत चुकी है, इसलिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए वाज के साथ आप जाएंगे यहाँ पर। 7 आई विश आई। आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में कल्पना करते हैं तो हमारा जो वर्ब आता है वो वेयर होता है, इमेजिनरी सेंटेंस में वेयर के साथ जाते हैं, इसलिए वेयर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आई वेर ए किंग आई वुड डू। यहाँ पर वुड डू लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी स्टेटमेंट में इमेजिनरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई फर्स्ट क्लाउज अगर इमेजिनरी होता है तो उसका सेकंड क्लाउज जो होता है उसमें हम वुड का यूज करते हैं, वुड मॉडल का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट माइंड हिज, यहाँ पर आपको कमिंग लिखना पड़ेगा, कमिंग लेट। कमिंग इसलिए लिखना पड़ेगा कि हिज जो है सो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव नॉर्मली जेरेंड को मॉडिफाई करता है। बात जब जेरेंड की आती है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को जेरेंड के रूप में आप जानते हैं, इसलिए आई डोंट माइंड हिज कमिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनेशन की बात हो रही, कल्पना की बात हो रही, तो बेयर के साथ जाएंगे। इट इज टाइम बी, हमने रूल बताया था, इट इज टाइम अगर आ जाए तो आगे वाले क्लाउज में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, इसलिए रूल के आधार पर स्टार्टेड का यूज करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए यहां पर आपको रिटर्न लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम फाउंड ऑफ, यहां पर आप टेकिंग लिखेंगे, सवाल उठेगा कि टेकिंग इसलिए लिखेंगे कि आई एम फाउंड ऑफ डैश टी है और टेक दिया हुआ है तो ऑफ प्रीपोजिशन होता है। आई एम फाउंड ऑफ टेकिंग कॉफी, सॉरी आई एम फाउंड ऑफ टेकिंग कॉफी होगा, जो कि ऑफ प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जेरेंड को मॉडिफाई करता है, जेरेंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन वाज शूट डेड, पैसिव सेंटेंस है, मनुष्य को गोली मारकर मनुष्य की हत्या कर दी गई, तो पैसिव सेंटेंस है। तो जब बात पैसिव सेंटेंस की आएगी तो इतना तो आपको पता ही, हमने चर्चा भी किया था कि बिना भीतरी का कोई पैसिव सेंटेंस होता नहीं, इसलिए भीतरी के साथ जाना पड़ेगा, शॉट डेड। 15 नंबर क्वेश्चन भी पैसिव सेंटेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए सीरियसली बिटेन यूज करेंगे। 16, द लाइफ ऑफ द गर्ल, ये भी पैसिव है। मॉडल में जब भी पैसिव की बात आती है तो बी लगा करके लगाते हैं, कुड नॉट बी सिव्ड, पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, द थीफ, ये भी पैसिव है, इसलिए वॉज अरेस्टेड। अगर यहां पर लिखेंगे आप थीप अरेस्टेड, द थीप अरेस्टेड, इसका मतलब चोर ने गिरफ्तार किया। एक्चुअली चोर किसी को गिरफ्तार नहीं करता है, चोर को गिरफ्तार किया जाता है। एक पैसिव पैटर्न है, इसलिए पैसिव पैटर्न में इज और वाजिबर के साथ भीतरी का यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन है, हिंदी इज स्पोकन, पैसिव पैटर्न है, इसलिए हिंदी इज स्पोकन बिहार, हिंदी स्पीक्स करके नहीं लिख सकते, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। He told me that he was going home, आप दूसरे टेंस पे भी जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट क्लाउज पास्ट हो तो नेक्स्ट क्लाउज भी पास्ट में होता है, इसलिए was going के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। He asked me what my name was, यहाँ बी है तो इतना तो तय है कि बी है, इसका मतलब बीजेम और वाजिबर के साथ जाएंगे, लेकिन सेंटेंस का जो फर्स्ट क्लाउज है वो पास्ट में है, तो अगर फर्स्ट क्लाउज पास्ट में होता है तो नेक्स्ट क्लाउज भी पास्ट में आता है, इसलिए बी के लिए आपको वाज के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, शी टोल्ड मी दैट शी कैन डू द वर्क, कुड, भाई कुड क्यों, तो कुड इसलिए क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट क्लाउज पास्ट में है, तो फर्स्ट क्लाउज जब पास्ट में होता है तो नेक्स्ट क्लाउज भी पास्ट में होता है, और कैन का पास्ट कुड होता है। नेक्स्ट, न्यू, न्यू इसलिए यहां पर हो जाएगा क्योंकि ही स्पीक्स एज वन हु, ये कल्पना की बात हो रही, इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन को हमेशा हम लोग पास्ट टेंस में ले जाते हैं, इसलिए न्यू के साथ जाना पड़ेगा। ही वुड सक्सीड इफ ही ट्राइड, ट्राइड इसलिए क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट क्लाउज पास्ट में है तो नेक्स्ट क्लाउज भी पास्ट में जाएगा। माय फादर, यहां बिल बी यूज करेंगे, बिल बी 80 नेक्स्ट मंथ, मतलब आगे आने वाले समय को रिप्रेजेंट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिल है जो कि मॉडल है, मॉडल के बारे में थ्योरी है कि मॉडल हमेशा वर्ब का यूज लेता है, बिना वर्ब के मॉडल का यूज होता नहीं। और दूसरी बात कि जब भी सेंटेंस में मॉडल आता है तो उसके साथ V1 का यूज करते हैं, तो बिल बी करके ही सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर है भी रहेगा क्योंकि मॉडल के साथ V1 आता है, बिल जो है मॉडल है, मॉडल का ही पार्ट होता है, इसलिए हैव के साथ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने बताया था ही रेस ए बुक ऑन द पोइट्री ऑफ टैगोर, या तो आप रोट लिखिए या इज राइटिंग लिखिए या बिल राइट लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोट का मतलब उसने लिख दिया, इज राइटिंग का मतलब लिख रहा है, बिल राइट मतलब लिखेगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि क्या लिखना है, सही हो जाएंगे सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इफ आई वेर नाइटिंगेल आई वुड सिंग, वुड सिंग इसलिए हुआ कि सेंटेंस का फर्स्ट क्लाउज जो है वो इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनेशन की बात हो रही है, तो सेंटेंस के फर्स्ट क्लाउज में अगर इमेजिनेशन की बात आ जाए तो आगे वाले पार्ट में नेक्स्ट क्लाउज में हम वुड मॉडल का ही यूज करते हैं। द कॉलेज रीओपेंस, रीओपेंस इसलिए होगा क्योंकि हैबिट की बात है, हैबिट को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। ही थॉट ऑफ डूइंग, थॉट ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा जेरेंड को मॉडिफाई करता है, इसलिए जेरेंड V4 होता है, इसलिए डूइंग। रीड्स, रीड्स इसलिए क्योंकि हैबिट है, और हैबिट को किस में रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। पिछले क्लास में मैंने इन सब सारी चीजों पर बढ़िया से चर्चा किया था। हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड इसलिए होगा, हैव फिनिश्ड इसलिए होगा क्योंकि आगे जस्ट नाउ लिखा हुआ है,
तो जस्ट नाउ के बारे में आप जानते हैं कि जस्ट नाउ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए हैव फिनिश्ड के साथ जाएंगे। सेलेंड, सेलेंड के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं सेंटेंस को, डोंट वरी आई शैल लेंड यू द बुक यू नीड। डोंट वरी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस का अगर फर्स्ट क्लाउज इंपरेटिव होता है तो आगे आने वाले मीनिंग के आधार पर हम आगे आने वाले सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करते हैं, आगे आने वाले क्लाउज के टेंस को मीनिंग के आधार पर डिसाइड करते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब उधार दूंगा जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे डिड नॉट फाइंड हिम। डिड नॉट फाइंड, डिड नॉट फाइंड इसलिए हुआ कि आप सेंटेंस के टाइम की अब अगर बात करेंगे तो टाइम है द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंडे। इन शब्दों को हमेशा हम लोग सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सिंपल पास्ट में जाएंगे तो डिड नॉट फाइंड हो जाएगा। 34 हैड गॉन। हैड गॉन इसलिए होगा यहाँ पर कि आपको पता है कि नॉर्मली जब दो सेंटेंसेस, दो क्लाउजेज पास्ट के एक साथ आते हैं तो नॉर्मली एक को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को सिंपल पास्ट में रखा जाता है। तो आप सेंटेंस में देख सकते हैं आफ्टर यू हैड गॉन आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप सिंपल पास्ट में है तो एक पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इसलिए हैड गॉन के साथ हम लोग जाएंगे। 35 सौ इसलिए होगा क्योंकि एक सेंटेंस का एक क्लाउज पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही जाएगा। आई डोंट नो हु ब्रॉट, यहाँ ब्रॉट के साथ भी जा सकते हैं और ब्रिंग्स के साथ भी जा सकते हैं। सवाल उठता है कि दो दो ऑप्शन क्यों हो सकता है यहाँ पर, तो सेंटेंस बताना चाहता है कि मुझे पता नहीं कि कौन उसका पालन पोषण करता है या फिर किसने उसका पालन पोषण किया। आपको जैसे सेंटेंस की आवश्यकता होगी वैसे आप वर्ब के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। 37 में वेक, वोक, वेकन, ये आपको पता है पैसिव पैटर्न है, बाय माय मदर है, बाय माय मदर पैसिव का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पैसिव में जाने के लिए भीतरी के सहारे आपको जाना ही पड़ता है। यहाँ पर लाई और ले के साथ आप जा सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि डोंट जो है डू, डज, डिड जब भी सेंटेंस में आ जाए, खास करके इंपरेटिव सेंटेंस की बारी आती है की बात आती है तो हमेशा हम V1 के साथ ही जाते हैं, V1 के साथ हम चले जाएंगे। लाई बेहतर ऑप्शन होगा, लाई के साथ जाइए, लेके कई और सारे मीनिंग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट 39 ही होप दैट ही हैड। हैड इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट क्लाउज होप्ड है, होप्ड पास्ट टेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए आगे आने वाले क्लाउज का भी टेंस पास्ट होना चाहिए तो हैव का पास्ट हैड होता है। 40 एंड द लास्ट आई वुड बी हैप्पी। इमेजिनरी सेंटेंस की जब बात करते हैं तो इमेजिनरी सेंटेंस में जब फर्स्ट क्लाउज पास्ट में होता है तो आगे की क्लाउज में मॉडल यूज करना पड़ता है, वो मॉडल वुड होता है, इसलिए वुड बी का यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इन क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए और उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि किसके आधार पर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। टाइम एंड टेंस चैप्टर था, तो टाइम एंड टेंस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने किया सॉल्व। ये बुक हमारे हाथ में है, एक्सपोर्ट करंट इंग्लिश ग्रामर है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नई चीजों के साथ, लेकिन तत्काल इन क्वेश्चंस को आप चेक कर लीजिएगा। आज मैंने सिंटेक्स चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, सिंटेक्स में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया और थोड़ा सा होमवर्क भी सेट किया है, उस होमवर्क को बनाइएगा। अगले क्लास में उस होमवर्क को चेक करूंगा और चेक करने के बाद आगे की थ्योरी को पढ़ा करके फिर होमवर्क सेट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश